जब पहला खिलौना तोड़ा तो वालिदैन ने कहा कि ये साइंसदान बनेगा। तो उसी वक्त दिमाग में इंजीनियर माइंडसेट आ गया। हम शरीफ लोग हैं, हम अमीर नहीं हैं, पढ़ाई बगैर कोई रास्ता नहीं है। अब इन तीन बातों को अगर आप सम अप करो ना, तो आप फिर सोचते हो यार मैं कहीं भागूं। तो अमेरिका जाने के बाद वो अमेरिका नहीं मिला जो जहन में था और जो मूवीज में देखा था। इट वॉज अ डिफरेंट कंट्री। ख्वाहिश मेरी एक ही थी कि यार मेरा बाप एक अच्छी सी गाड़ी में सूट में उतरे। दैट वाज माय ड्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग। जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ ना समझो। हर बंदे का टाइम आता है। रियलाइज करना है कि आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट और गूगल और चैट जीपीटी। वो यूटिलाइज करें अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ये चीज अगर मुझे 20 साल पहले बताई जाती तो शायद आज मैं किसी और फील्ड में कुछ और कर रहा होता और शायद आई वुड बी 10 times more bigger than what I am today. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country watching a podcast by Startup Pakistan, and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन व हज़रात, आज हमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है. ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मैन और डिस्पाइट द वेरी हम्बल बिगनिंग, और यही वजह है कि इनकी तमाम जर्नी हैज़ बीन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यूथ और जो वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी लक ट्राई करना चाहते हैं. Yes, I'm talking about one and only Saad Hashmani. Sir, thank you so much for being part of our show. साद भी, to begin the conversation, थोड़ा सा मुझे बताएं अपनी अर्ली लाइफ के बारे में. हम तो देखते हैं कि आज का जो साद है बड़ा ही आप कह लें एंटरप्रेन्योर बना हुआ है, अच्छे बिजनेस कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है. लेकिन चाइल्डहुड में साद क्या था, क्या ड्रीम्स थे, क्या ख्वाहिशात थी, किस तरह से चाइल्डहुड गुजरा आपका? First of all, thanks for having me. Childhood बड़ा सादा था, बहुत ही सिंपल था. I was known as the angry young man. अच्छा. गुस्से वाला एक बच्चा था, चिड़चिड़ा बच्चा था, ज़िद्दी बच्चा था, तंग करता था माँ बाप को. और वो कहते हैं ना, हर वो बच्चा जो बचपन में बहुत तंग करता है वो बाद में बड़ा सुख देता है. कुछ ऐसी स्टोरी है. बचपन एज सच इतनी अच्छी मेमोरीज नहीं है. सबसे अच्छी मेमोरी है पेरेंट्स की अटेंशन, एजुकेशन, और मेरे वालिदैन हमेशा से आप से बात करते थे मुझसे. अच्छा. तो वो बड़ी प्रोफाउंड मेमोरीज हैं कि बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी घर से, इवन दो एक बच्चे को टिपिकली इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती हर हाउस होल्ड में. तो आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मेंटली जो मेरे पास है वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है. और एक और जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ वो स्कूल में जो बुरी मेमोरीज हैं, जो कि टीचर्स और प्रोफेसर्स की बदसलूकी, वो बड़ा माइंड में रह गया है, जिसकी वजह से आज काम करने का दिल करता है. अच्छा, एट द सेम टाइम जब आपका ब्रॉटअप हो रहा होता है, आप बढ़ रहे होते हो, आपकी होती है ना एडमायर कि लेट्स से आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, या मैंने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, या कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उस टाइम के ऊपर साथ क्या चाहता था? जब पहला खिलौना तोड़ा तो वालिदैन ने कहा कि ये साइंसदान बनेगा. तो उसी वक्त दिमाग में इंजीनियर माइंडसेट आ गया था कि इंजीनियर बनना है. आई हैव टू क्रिएट समथिंग, आई हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. क्योंकि जो अग्रेशन थी ना, वो घर वाले नोटिस कर रहे थे कि यार ये ज़रा ज़िद्दी चिड़चिड़ा बच्चा है, हार नहीं मानता, तो उसको डाइवर्ट करना है किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में. और वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन एंड वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट जो मिलते थे, जो खिलौना तोड़ने पे टिपिकली डांट पड़ती है बच्चे को, लेकिन मुझे ये कहते थे कि यार ये कुछ बनाएगा, ये कुछ इंजीनियर साइंसदान बनेगा. तो इस एग्रेशन की रीज़न क्या थी? कोई इंसिडेंट हुए थे चाइल्डहुड में, या बाय बर्थ ही थे कि बच्चा होता है ना गुस्से का तेज़ होता है, बात ही बात पे गुस्सा करता है, या फिर ओवर द टाइम जाके चीज़ डेवलप हुई थी एग्रेशन वाली? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में आज भी नज़र आती है. सॉर्ट ऑफ वो नहीं होता बड़ा एक रिजिड, तो वुड बी अ नेगेटिव वर्ड. खान की मेंटालिटी नहीं है कि यार मैंने ये काम करना है तो करना है, शौकत खाना बनाना है तो बनाना है. आपसे शायद मेरी पहली अभी बात हो रही है, लेकिन आपसे मुझे वाइब और पर्सोना फील हो रहा है कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ना बहुत डीप, और जो कह रहा है वो करके दिखाएगा. तो ये बचपन में बाय बर्थ इस तरह की थी, या ओवर द टाइम कुछ हुआ यार नहीं मैंने अब तो प्रूव करने ही करने ना? यार ये एक चीज़ इंस्टिल्ड है कुदरती तौर पे. इसको इस तरह लेते हैं कि अक्सर रात में बुरे ख्वाब उठा देते हैं, तो हमेशा से एक है ना पैनिक मोड है जहन में, और मेरा ख्याल है वो कुदरती है. वही पैनिक मोड मुझे चलाता है. एक फिनोमेनन है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको दूध लेने जाना है तो आप पैदल चल के जाएंगे, लेकिन अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप गाड़ी चला के जाएंगे. कभी कभी ज़िंदगी में हालात इतने टफ होने चाहिए कि आपके अंदर वो एड्रेनलिन पैदा हो जाए,
कुछ लोगों को जब सर पे नहीं पड़ती ना, उस वक्त तक मूवमेंट नहीं आती उनमें। सर पे पड़ती है वो उनके लिए अच्छा है, उनकी बदकिस्मती उनकी खुशकिस्मती है। जब सर पे पड़ती है तो वो एड्रेनलिन आती है, वरना इंसान सुकून में रहता है। तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है कि अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो आप हिलोगे नहीं, लेकिन जब आपके यहाँ आके मच्छर बैठे या कोई कीड़ा बैठे फ़ौरन से हिलोगे। आप अचानक से ना आपकी बॉडी में एक एड्रेनलिन आएगा अपनी जान बचाने वाला। तो वही ख्वाब जो मुझे आते हैं कि रात में 4 बजे उठते हैं कि कोई मारने आने वाला है और आँख खुल गई। और मैं ज़िंदगी इसी प्रिंसिपल पे जीता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। व्हाट नेक्स्ट? और इतना पैशन कि उस टाइम था इंजीनियर बनना है, जो खिलौना टूटा और माँ बाप ने कहा यार ये बनता बच्चा कुछ करेगा साइंटिस्ट, और बड़ा ही डीप बंदा है तो साइंटिस्ट अच्छा प्रोफेशन रहेगा। तो वहाँ से आपने क्लियर हो गए थे कि यार कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, राइट? ये क्लियर हो गया था कि इंजीनियरिंग करनी है। ये क्लियर नहीं था कि क्या मैं अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा कि नहीं। ठीक है। वो कहते हैं कि एक आपका प्लान है और एक ऊपर वाले का प्लान है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने जो प्लान किया था वो मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन उसने जो प्लान किया था वो उसने करवा दिया मुझसे। अरे साथ में हमने ये भी सुना है कि जब आप पाकिस्तान में थे आपने 12 दफ़ा अप्लाई किया वीज़ा के लिए, यूएस, यूके। तो वो क्या थॉट प्रोसेस था? एट द सेम टाइम आप तो चाह रहे थे कि यार यहाँ पे मेरा करियर थोड़ा सा अच्छे पैमाने पे हो जाए। अच्छे पैमाने से मीन एक बड़ा काम कर लूँ, बड़ा अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, क्योंकि उस पॉइंट पे रियलिटी आपको ही पता थी। लेकिन एट द सेकंड टाइम पे अप्लाई भी करे अमेरिका। तो आई वांट टू नो, क्यूरियस, एक तो ये कि 12 दफ़ा रिजेक्ट होना, क्या मोटिवेशन थी भाई? दूसरा ये कि अमेरिका जाके करना क्या है? वहाँ भी जाके इंजीनियरिंग ही करनी है, कुछ और करना है? हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी पूरी फैमिली, रिश्तेदार, इंस्टेंट फैमिली, वो बाहर रहते थे। ठीक है। तो आप जब बचपन से देख रहे हो वहाँ की लग्जरीज, वहाँ की सहूलतें, वहाँ की ज़िंदगी की आसानी, वहाँ की पीस ऑफ माइंड, शरीफ आदमी का काम नहीं है कुछ जगहों पर। शरीफ आदमी को सर्टेन हैबिटेट में रहना पड़ेगा टू प्रॉस्पर। मैं अभी एक एग्जांपल बड़ी रिपीट करता हूँ। एक पौधा धूप में उगेगा और कुछ पौधे छाँव में उगते हैं। तो द राइट प्लांट हैज़ टू बी एट द राइट प्लेस फॉर इट टू ग्रो। तो हमारे जहन में ये इंस्टिल किया गया था कि बेटा हम अमीर नहीं हैं, पढ़ाई बगैर कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। हम शरीफ लोग हैं, हम अमीर नहीं हैं, पढ़ाई बगैर कोई रास्ता नहीं है। अब इन 3 बातों को अगर आप सम अप करो ना तो आप फिर सोचते हो यार मैं कहीं भागूं, मैं कहीं निकलूं। और क्योंकि फैमिली का प्रेशर था कि बाहर लोग हमारी फैमिली के थे ऑलरेडी, तो घर वाले बोलते थे आज नहीं तो कल हमने वहाँ चले जाना है, हमारी ज़िंदगी यही है। तो इसलिए हर बार रिजेक्शन में एक डिप्रेशन सा शुरू होता था और कुछ दिन काम नहीं करते थे और ज़िंदगी में मायूसी हो जाती थी। तो मायूसी भी इतनी रिपीट हुई कि अब मायूसी में भी काम करने की आदत हो गई है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ज़बरदस्त, बड़ी इंस्पिरेशनल किस्म की कहानी है। अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताएं ना, यहाँ पे 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं। एक होता है बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का चलता होता है, लेट्स से कि वो प्लान करता है मैंने एक सर्टेन काम करना है। फॉर एग्जांपल ही गिव्स टारगेट टू हिमसेल्फ के बाय द एज ऑफ 25 उसने एक अच्छी जॉब लेनी है और एक अच्छी गाड़ी और घर की तरफ मूव करना है। ठीक है, उसके लिए वो एफर्ट डालेगा, करेगा। ठीक है, नहीं हो रहा कुछ और करके निकाल लेगा। एक माइंडसेट होता है यार मैंने ये काम करना है और मैंने इंजीनियर बन के ही करना है, मैंने बेस्ट इंजीनियर बनना है। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि बंदे का माइंडसेट क्या होना चाहिए ग्रोथ के लिए? एक रिजिड या पे दरमियान फ्लेक्सिबिलिटी रखे वो? इंस्लेवमेंट माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इंसान जो हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है, दैट पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। तो अगर आपको कुछ बनना है, यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग। प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंसान की लाइफ में। अगर आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है तो फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ही होगा। प्रिंसिपल्ड इंसान लेफ्ट राइट नहीं देखता और पीछे नहीं देखता। वो डिसाइड करता है उसने क्या करना है आफ्टर ऑल द रिसर्च दैट ही नीड्स टू डू। सो देयर हैज़ टू बी रिसर्च। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप एक दिन उठें और कहें कि ऐसे ही पंखा घुमाना है। पंखा उस डायरेक्शन में घुमाना है जहाँ लीस्ट एयर रेजिस्टेंस हो, मूवमेंट प्रॉपर हो। गाड़ी का शेप भी है ना, इवॉल्व हुआ है इतने सालों में, तो हम एज ह्यूमंस क्यों नहीं इवॉल्व होंगे? फिगर आउट करना है कि रिपिवट करना है खुद को कि मैंने ये करना है, अभी पॉसिबल चीज़ें ये हैं, मैं अटेम्प्ट करूंगा, इससे बेहतर आगे मैं ये करके वहां तक पहुंच जाऊंगा, राइट? दूसरा मुझे ये बताया, अमेरिका गए तो वहां पे जाके क्या स्ट्रगल जर्नी थी? लेट्स से यहाँ पे आप आई बिलीव आप इंजीनियरिंग एनईडी से कर रहे थे, राइट?
तो वहाँ पे जाके दोबारा था कि मैंने इंजीनियरिंग में करना है, या फिर वहाँ पे जाके क्योंकि 12 दफ़ा आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद जाके एक चीज़ हो जाए ना, बड़ी खुशी मिलती है। फिर बंदा कहता है अब तो मैंने एक काम करके दिखाना है भाई, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हुआ हूँ। प्रेशर भी होगा, आप एनईडी छोड़ के जा रहे हैं, एनईडी में एडमिशन इतना आसान तो होता नहीं है, इंजीनियरिंग भी आप पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो वहाँ पे जाके अब वहाँ पे क्या एक रीपिवट करके खुद को क्या सोचा कि अब साथ करना क्या चाहता है? अच्छा, पहले तो ये ले लें कि वीज़ा मिलने के बाद जो खुशी होने वाली बात आपने कही है, मेरी वालदा एक पॉइंट बड़ा रिपीट करती हैं, जो कि करती थी एवरी टाइम वी गॉट रिजेक्टेड, कि दूर के डोल सुहाने। तो अमेरिका जाने के बाद वो अमेरिका नहीं मिला जो जहन में था और जो मूवीज़ में देखा था। इट वॉज अ डिफरेंट कंट्री। जब आप रह रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, देखना और महसूस करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक्सपीरियंस करने में काम काम काम, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। अमेरिकन इकोनॉमी की अगर आपको मैं मज़े की बात बताऊं, सिस्टम वांट्स टू वेक यू अप एवरी मॉर्निंग। आप रोज़ जब सुबह उठ के अपना मेल बॉक्स खोलते हैं ना, तो अगला बिल, अगला टैक्स स्टेटमेंट, अगले प्रेशराइज करने वाली चीज़ें जो आपको रिपीटेडली मूव कराती हैं, इस तरह सिस्टम चलता है। नॉर्मल कंट्रीज में इट्स अ सिस्टम ऑफ कैश, पैसे का सिस्टम है। अमेरिका में सिस्टम है कैश फ्लो का। कैश फ्लो, पैसे की रोटेशन, मूवमेंट ऑफ मनी। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार हम भी बर्फ़ में न्यूयॉर्क की गलियों में वॉक करेंगे, या हमारे भी लग्जरी लैविश गाड़ियाँ होंगी, सुकून होगा लाइफ में, दिन के 8 घंटे 10 घंटे घर में बैठे होंगे, अच्छे फूड ऑर्डर हो रहे होंगे। वो सब नहीं था। टिपिकली यू वेक अप एंड यू गो टू वर्क। काम शुरू करना है डे 1 से। स्पेशली अगर कोई आया ना, देखें हर कंट्री में है ना आपकी एक क्लास है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो आपका एक मेंटल स्टेट और है, आपकी क्लास और है, आपकी कॉन्वर्सेशंस और हैं। आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से था, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, वहाँ की मेंटल स्टेट, वहाँ की कॉन्वर्सेशंस और हैं। अब जब आप अमेरिका चले जाते हैं तो टू पाकिस्तानीज दे फील लाइक ओह ये तो अमेरिका पहुँच गया। बट वहाँ की भी आप बॉटम ऑफ द बॉटम क्लास में है व्हेन यू माइग्रेट देयर। आपके पास घर नहीं है अपना, जब आप गए हैं आपने घर बनाना है ज़ीरो से, और हम यहाँ से कुछ लेके तो नहीं गए थे। ज़ीरो से घर बनाना था, ज़ीरो से गाड़ी बनानी थी, ज़ीरो से करियर बनाना था। अभी आपने ख्वाहिश की बात की थी हम स्टार्ट करने से पहले कि ख्वाहिश क्या है आपकी। ख्वाहिश मेरी एक ही थी कि यार मेरा बाप एक अच्छी सी गाड़ी में सूट में उतरे। दैट वाज माय ड्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, उस टाइम के ऊपर आप अमेरिका पहुंच गए होगा ना कि आप पूरी फैमिली रिलोकेट हो रही है, वहाँ पे जॉब भी किसी के पास नहीं, पैसे भी नहीं है, अब आप एक स्टूडेंट फेज के अंदर थे वहाँ पे, तो आप किसी में तो आया होगा ना साथ, बेटा जाके आपने पढ़ाई में तीर मारने, आपने गोल्ड मेडल लेके आने, आप पता लगे पाकिस्तान से कोई बॉय आया है, राइट? तो उस टाइम के ऊपर मुझे तो बताएं कि एजुकेशन का डिसीजन अगेन इंजीनियरिंग था, या डिफरेंट चीज़ करना चाह रहे थे, या फिर थोड़ा पॉज लेके पहले आपने सपोर्ट किया फैमिली को, या फिर डायरेक्ट पढ़ाई की तरफ रुजू कर लिया? इंजीनियरिंग शुरू से फोकस था। ठीक है। हमारे जहन में ये था कि बेटा पढ़ाई बगैर तुम यहीं रहोगे जहाँ शुरू कर रहे हो। वही 2K की बस का सफ़र है, वही गंदे गिलास में पानी पीना है, वही पानी वाला सालन खाना है। तो पढ़ाई बगैर गरीब बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। ये तो आज भी वही बेसिक्स है। अब पढ़ाई करने के तरीके बदल गए इंटरनेट आने के बाद। इंजीनियरिंग ही फोकस था, और हमारे पास ये लग्जरी नहीं थी कि सिर्फ जाके पढ़ाई कर लें, या ये लग्जरी नहीं थी कि सिर्फ काम कर लें। दोनों लग्जरी हैं मेरी नज़र में। जिसने जाके सिर्फ पैसे कमाने, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। वन डायमेंशनल होना है ना बड़ा आसान है ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि यार मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे काम भी करना है, मुझे फैमिली को टाइम भी देना है, मुझे करियर भी सेट करना है, और मुझे कुछ बनना भी है। एवरेज नहीं बनना। एवरेज कौन होता है? जो ग्रेजुएशन करता है और एक जॉब करता है। और नथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा जहन एवरेज बनने का नहीं था। अगर मैं एवरेज बनने का सोचता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। मैंने अबव एवरेज बनने का सोचा तो थोड़ा बहुत करीब पहुँच गया मैं एवरेज के। अच्छा, सभी जाके एफर्ट करते हैं, डिफ़िकल्टी फेस होती है, जो भी स्टूडेंट बाहर जाते हैं वो काम भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया, और जो बिज़नेस ने जल्दी से कहाँ से आइडिया आया कि मैंने यही करना है बिज़नेस वगैरह, तमाम चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई? अच्छा, बिफोर आई आंसर दैट, मैं एक बात बड़ी स्ट्रांगली कहूँगा लोगों को, जो इंसान कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ़ ना समझो। हर बंदे का टाइम आता है।
तो जो कामयाब नहीं हुआ उसे बेवकूफ़ ना समझो, ये नहीं देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे ज़्यादा ज़हीन हैं, मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आज कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है 2 साल बाद वो कामयाब नहीं होंगे, 3 साल बाद नहीं होंगे। एवरीवन, सबका वक़्त आता है। अच्छा, बिफोर गेटिंग टू दैट क्वेश्चन जो मैंने सवाल किया था, आपने एक बात की कि वन डायमेंशन होना बड़ी एक प्रिविलेज या ब्लेसिंग है कि बंदे को पता है मैंने ये काम करना है। तो क्लैरिटी लाइफ के अंदर कैसे लेके आए? क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया क्या, पहली एजुकेशन तो सोसाइटी, चाचा मामा कह रहे हैं आप इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद जाके बच्चा 4-5 साल फील्ड में करता है, यार ये तो मेरे बस की है ही नहीं, मैं बीबीए करता हूँ, मैं एमबीए करता हूँ, अपने करियर में आ रहा होता है। तो क्लैरिटी कैसे हासिल की जा सकती है? जितना अर्ली आप क्लैरिटी कर लोगे उतना ज़्यादा चांसेस है सक्सेसफुल हो जाओगे। हुँ। और ये कोई ना कोई आपका एक लाइफ में एक होता है ना, ट्रिगर पॉइंट होता है, जो जाके आपकी मेमोरी में जाके ना यहाँ पे रह जाता है माइंड के अंदर, यार ये आपको तंग करता है, सोने नहीं देता है। तो ये चीज़ें किस तरह से हो सकती है? एक नॉर्मल बच्चा जो अपने आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो व्हाट एडवाइस वुड साद गिव टू दैट, टू हिम और हर? अच्छा, इसको 2 तरीके से आंसर करते हैं। नंबर 1 चीज़ तो वो हम कहते हैं ना, सो कॉल्ड पाकिस्तानी मैट्रिक्स, जो एक एन्स्लेवमेंट माइंडसेट है कि बेटा आपने, स्पेशली ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, लोअर मिडिल क्लास वाले तबके को ये फ़ीड किया जाता है कंसिस्टेंटली कि बेटा आपने स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, और यूनिवर्सिटी में हम आपको सिखाएँगे कि हमारा गुलाम कैसे बनना है, फिर आप हमारे गुलाम बनेंगे। या आप हमारे गुलाम बनेंगे, फिर हम आपको बाहर भेजेंगे, आप बाहर से पढ़ के फिर वापस आके हमारे गुलाम बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट हट जाना चाहिए हम लोग सबके ज़हन से। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें की, एंड दे बिकेम मोर सक्सेसफुल देन अ डॉक्टर, देन अ इंजीनियर, देन अ साइंटिस्ट। तो पहले तो ये है कि आपको जो कन्वेंशनल बात बताई जा रही है ना, जो घर से, देखें हमारे वालिदैन हमारा बेस्ट चाहते हैं, लेकिन हर पेरेंट की अपनी भी लिमिटेशन है थॉट प्रोसेस की। हुँ। तो आपने ये एनालाइज करना है कि आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट और गूगल और चैट जीपीटी, वो यूटिलाइज करें अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अपने 5 सॉलिड पॉइंट्स लिखें कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, और उसकी बेस पे अपना करियर चूज़ करो। अपनी स्किल को इन्हेंस करके मोनेटाइज करना सीखो, ना कि आप ऐसी स्किल की तरफ जाओ जो आपको करके डिप्रेशन हो रहा है, नींद आ रही है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे वो करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर वी फाइंड आउट कि हमारे पॉजिटिव्स क्या हैं। ये चीज़ अगर मुझे 20 साल पहले बताई जाती तो शायद आज मैं किसी और फील्ड में कुछ और कर रहा होता, और शायद आई वुड बी 10 टाइम्स मोर बिगर देन व्हाट आई एम टुडे। तो इंसान को अपने आप को पहचानना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरा ख़्याल है अगर अपनी 5-10 क्वालिटीज़ लिखो और अपने ये नई टेक्नोलॉजीज़, अपने नए वालिद साहब जिसको चैट जीपीटी बोलते हैं, उनसे आप पूछो तो वो आपको अच्छे जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि आपकी सक्सेस में आपकी एजुकेशन का कितना किरदार है? क्योंकि आप 2 दफ़ा ड्रॉप आउट रह चुके हैं और उसके बाद, और आप देखा जाए तो अच्छे खासे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट आपके पास जॉब के लिए आ रहे होते हैं। आपने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है मेरे ऊपर, बड़ी फैक्चुअल बात की है आपने। सक्सेस में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और एजुकेशन जो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है ना, जो एक डब्बे के अंदर है, उसका कम रोल है, और जो स्ट्रीट एजुकेशन है उसका ज़्यादा रोल है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जो बैकअप माइंडसेट है ना कि यार मैं एक डिग्री लेके तो रख लूँ, क्योंकि अगर हालात बुरे हो गए तो मैं जाके दोबारा अपना जॉब कर लूँगा, ये बैकअप माइंडसेट इज़ अ डिफीट माइंडसेट इन माय ओपिनियन। आप दुनिया के जितने भी बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ना कि मैं अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा उनसे, वो मेरे से बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों के माइंडसेट में बैकअप नहीं है। यू कैन सी इलान मस्क की बहुत, अभी मैं एक कन्वेंशन देख रहा था, उसे एडवर्टाइजर्स बाइकआउट कर रहे हैं। उसने कहा यू कैन नॉट ब्लैकमेल मी, मेरा जो स्टैंस है, मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं उसे फॉलो करूंगा, ना करो एडवर्टाइज मुझसे। आपने इतना ताकतवर बनना है कि जब आपको हज़ारों लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है आप कल सुबह फिर ऑफिस में होगे 5 बजे उठ के। सर, इसके लिए ना क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर्पस लाइफ में होना। मैं क्या देखता हूँ कि हमारी जो है ना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, शायद ग्लोबली भी ठीक हो, 90 to 95% क्या चाहती है यूथ? अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छी गाड़ी, घर, सेटल, डेट सेट।
जब 30-35 तक कर लेते हैं ना, उसके पर्पस नहीं होता, वो लोग मज़ा नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ देख के जो कामयाब लोग हैं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लें या कोई भी कर लें, उसके अंदर ना एक थर्स्ट, पैशन, बर्निंग डिज़ायर होती है, ठीक है? वो कैसे फिगर आउट करें? पर्पस के बगैर मतलब ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। और 90% पाकिस्तानी, उनको पता लग जाए कि 10% या 5% में जाने के बाद कुछ भी नहीं है मेरे भाई, पर्पस नहीं है, मतलब देखें जाके लोग, ज़हनी सुकून नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या आप ज़हनी सैटिस्फाइड हैं और आपको ज़िंदगी का पर्पस कब मिला? अगर आप इसके जवाब देने से पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। जब तूफान आ रहा होता है ना, तो गाय और भैंस को पहले पता चल जाता है। गाय की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो तूफान से दूर भागती है, और भैंस की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो तूफान की तरफ भागती है। जब वो तूफान की तरफ भागती है तो इवेंचुअली तूफान उसको पास आउट कर जाता है और वो सेटिस्फाइड हो जाती है। गाय भागती रहती है, भागती रहती है, तूफान उसे भगाता रहता है, भगाता रहता है। सारी ज़िंदगी टेंशन, सारी ज़िंदगी स्ट्रेस, सारी ज़िंदगी की एंजाइटी तलवार लटक रही होती है हमेशा। हम लोग अपने प्रॉब्लम से इसी तरह भागते हैं। एंड दैट तूफान इज, जो मैंने मेंशन किया कि एक आपका अच्छी जॉब सेटल जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जबकि भैंस वाला बंदा है जो भैंस एग्जैक्टली क्या पर्पस, हम सुकून के लिए पैदा नहीं किए गए। हमारी जो एनाटमी है ना, जो 12,000 साल पहले जो हंटर गैदरर वाले जो लोग हैं, हमें पैदा नहीं किया गया सुकून के लिए। हमें बनाया गया है पैरानॉइड रहने के लिए, हमेशा अपने प्रेडेटर से मर जाने का डर। और आज का प्रेडेटर क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस। तो भाई हमें बनाया ही इसलिए गया है कि हिलते रहो, चलते रहो, कुछ करते रहना है। हमें आराम के लिए नहीं बनाया गया। ये जो माइंडसेट है ना कि यार मैं इतने साल ये कर लूँगा फिर मुझे आराम मिल जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल इसी तरह लेता हूँ, और मैं जिम की बात बड़ी करता हूँ कि एक बच्चा है जो 4 साल जिम जाता है, बहुत सॉलिड बॉडी बना लेता है, और फिर बोलता है मैं रिटायर हो जाऊँ, क्या उसकी बॉडी रहेगी अगले 4 साल? नहीं रहेगी। तो हमारी एनाटमी हमें बता रही है you have to consistently work and you have to consistently do something to stay strong and fit. अच्छा, आप वही बात है, जिम पे एग्जांपल लेते हैं आप, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ या कोई बंदा कर रहा है, उज़ैर भाई कर रहे हैं, ठीक है? इनका पर्पस होगा ना कि मैं अच्छा दिखूँ यार, मेरे डोले शोले हों, ताकि मैं बाहर निकलूँ, लोग मेरी तारीफ़ें करें, ठीक है? तो पर्पस मैं कह रहा हूँ वो कैसे आएगा? ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी अभी आप क्या चाहते हो लाइफ से? व्हाट इज़ योर पर्पस, अगर मैं पूछूँ? जिंदगी का मकसद पहले था कुछ बन जाना। ठीक है, वो तो आपने बाबा को अपनी गाड़ी भी आपने कहा था दिला दी, सूट पहन के सब कुछ हो गया, ठीक है? अब ज़िंदगी का सब कुछ है, अभी आप क्या चाहते हो? मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है कि इंसान पहले काम करता है अपने करीबी 5 लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। फिर वो काम करता है करीबी 20 लोगों के लिए। फिर वो काम करता है करीबी 100 लोगों के लिए, और आखिर में वो काम करता है कम्युनिटी के लिए। मैं उस कम्युनिटी सिस्टम में हूँ। मेरी जो बातें हैं ना, मैं चाहता हूँ उससे अब हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो बातें मैं आज कह रहा हूँ, आज से 20 साल पहले काश मुझसे किसी ने की होती फ्री में। बहुत कुछ अचीव किया जा सकता था इन बातों से। ज़िंदगी है ना, इज़ सिक्लिकल, कभी ऊपर है कभी नीचे है। एक बादशाह एक वज़ीर को कहता है कि भाई मुझे कुछ ऐसी बात लिख के दो जो सही हो जाए तो भी मैं मुस्कुराऊं, और गलत हो जाए तो भी मैं मुस्कुराऊं। वज़ीर उसे कुछ लिख के देता है, वो उसे पढ़ता है, उसमें लिखा होता है ये वक्त भी गुजर जाएगा। लाइफ में कभी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। अगर आपका माइंड ये प्रिपेयर्ड है ना कि अच्छा वक्त भी परमानेंट नहीं है और बुरा वक्त भी परमानेंट नहीं है, सूरज निकलने का मज़ा उसी वक्त है जब उससे पहले रात बहुत काली हो और बारिश हो रही हो, वरना सूरज की वैल्यू नहीं रहेगी। वेल सेड, वेल सेड। मैं आपकी थोड़ी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ज़िंदगी में ना बड़े मौके आते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, आप घबरा जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपको स्टेज पे जाना है, पब्लिक फेयर, आप पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है, उसके में कुछ बड़ा करना है, बड़ी करीब, दिल के आपके बड़े करीब होगी। एग्जाम्पल रेजोनेट करवाता हूँ, आप 12 दफ़ा अप्लाई किया, हर बार अप्लाई कर रहे होंगे, दिल का बड़े करीब है, या इस बार हो जाए, इस बार हो जाए, राइट? इस बार मेरा लग जाए, ठीक है? तो प्रेशर एक होता है ना, एंजाइटी, उसको कैसे मैनेज किया जाए? आप चाहते हो लंबी रेस के घोड़ों में बहुत बड़ा काम करूं, ठीक है? जितना बड़ा काम करोगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंसान के दिमाग पे, ये चीज़ फटने लग जाती है। वो कैसे मैनेज किया जाए प्रेशर हैंडल? क्योंकि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं एक साइड से लगते हैं तो कुछ करते ही नहीं, जाते हैं मीटिंग में, जाते हैं, साइन करते हैं, ठीक है ये काम तुम कर लेना, ये तुम कर लेना, लेकिन प्रेशर जो कि नज़र नहीं आता, इनविजिबल होता है, तो वो कैसे हैंडल किया जाए? तूफान की तरफ भागना होगा, तूफान से दूर नहीं भागना होगा।
हमें बचपन में ये बताया जाता था कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो पेरेंट्स कहते थे बस कॉलेज जाओगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। मुझे भी याद है ये ट्रैप। कॉलेज जाते थे तो कहते थे आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो लाइफ आसान होगी। यूनिवर्सिटी जब जा रहे थे तो पेरेंट्स बोलते थे बस ग्रेजुएशन ख़त्म करो, ज़िंदगी मज़े में होगी आपकी। असल में किया जा रहा था हमारे दिमाग को ट्रेन कि आप स्ट्रेस लेने के आदी हो जाओ, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़। अभी कुछ बिजनेस स्ट्रेस आती हैं कभी भी, और मैं आज भी अपने डैड से, अपने वालिद से एडवाइस लेता हूँ। कभी भी कोई बिजनेस स्ट्रेस आती है, कोई बड़ी स्ट्रेस आती है, तो मैं उनको बोलता हूँ, उनका एक जवाब होता है, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रेस बगैर लाइफ कुछ है ही नहीं, स्ट्रेस के साथ ही लाइफ है। जो भी ये कहता है ना कि यार मैं काम खत्म कर लूं और स्ट्रेस खत्म हो जाए, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ परसीविंग इट। एक फिनोमिनन है कि आज हम जैसा महसूस कर रहे हैं ना, हम उसी हिसाब से काम करते हैं या एक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आप डाउन फील कर रहे हैं, आप कम काम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। रमज़ान में बहुत से लोग काम नहीं करते, मैं ज़रा उल्टा खेलता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैं अच्छा फील करूँ, मैं ज़्यादा जान मार देता हूँ, मैं उस हिसाब से फील करता हूँ। तो आई राइट डाउन माई डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपना मूड खुद लिखते हैं। मूड आपको नहीं बताता क्या करना है, आप मूड को बताते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आपने खुश फील करना है तो आप खुश काम करें, आप ऐसा काम करें जिसके एंड में आपको सेटिस्फैक्शन मिले। जिम में एक लड़का होता था आज से 15 साल पहले, मैं नोटिस करता था उसको एज अ किड कि जब भी वो अपना सेट खत्म करता था ना तो उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती थी। उसकी ये थ्योरी थी कि मैं एंड में एक जॉय मिलेगा कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। दैट्स हाउ यू शुड लिव लाइफ। दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। एक तो आपने बात की कि होता है ना, कुछ करना है तो आपने परेशान रहना है, स्ट्रेस में रहना है, ठीक है। एक वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लंबी तरफ रेस पे जाना है, आप करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 के बाद आपने जाके फैमिली को टाइम स्पेंड करना है, लेकिन यू शुड लर्न द आर्ट कि आप घर पे एंटर हो रहे हो ना, ऑफिस की टेंशन जो कुछ हो जाए वो घर पे नहीं लेके आनी। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वर्क लाइफ बैलेंसेस ऐसी बातें हैं, क्या एक फिलॉसफी है या फिर वाकई में इसकी ज़रूरत है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गोल इज। नहीं, मैं बड़ा ही करना है। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जाके बिल गेट्स को भी ऐसी आईटी सेक्टर बनाना है, विंडो के कुछ और ले आने मैंने, कि बिल गेट्स भी कुछ नहीं हो। Then there's no such thing as work life balance. It's a illusion. It's a fantasy. अगर आप ये कहते हो कि मैं अपने कंपटीशन से 4 घंटा कम काम करूं और 4 घंटा कम स्ट्रेस लूं और उससे आगे निकल जाऊं, इट्स अ फैंटेसी, इट्स अ ड्रीम, यूनिकॉर्न सिनेरियो है ये। आपके कंपटीशन से आगे निकलने के लिए आपको उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर वो आपसे ज़हीन है, जो कि बहुत से लोग आपसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, फिर आपको उसका डबल काम करना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आपने उससे ज़्यादा आगे पहुंचना है, प्लेयर वर्सेस प्लेयर है दुनिया। हमारे पास कम पैसे इसलिए नहीं है कि मार्केट में कम पैसे हैं, हमारे पास पैसे कम इसलिए हैं कि कोई हमसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपने चलना है आगे। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं इंसान को तोड़ के रख देते हैं, ठीक है। बेशक आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक ऐसा वाकया होता है जिसमें ना आप नहीं शेक कर रहे होगे, यार सोच लेते हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फेलियर जिसको आपने आपके तमाम बिलीफ को शटर कर दिया? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फेलियर जब मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में आके छोड़ी, और जब मैं वापस आया और मैंने अपने अब्बू की आंखों में देखा, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो उसके बाद मुझे लगता था कि यार आई मेड अ मिस्टेक, मैंने कुछ गलती की है। लेकिन वक्त ने डिफरेंट तरीके से प्रूव किया, और पेरेंट्स ने कंटिन्यू किया सपोर्ट करना कि अगर तुम ये नहीं कर रहे और ये कर रहे हो तो इसमें भी हम साथ हैं तुम्हारे। ठीक है। अच्छा, साथ में आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ब्रॉटअप हुआ, आपका पाकिस्तान के कल्चर को समझते हैं, यूएस में जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यूएस के एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी तरह जानते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, पाकिस्तानियों को भी जानते हैं। तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस जो आपने एनालाइज किया कि यार ये दोनों ब्रीड ही अलग है? हम झूठ बहुत बोलते हैं, वहाँ झूठ की कमी है। हम सुबह देर से उठते हैं, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। हम लोग नेशनल प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। एक फेसबुक पे पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है।
तो लड़का कहता है कि मैं कल देख के बताऊंगा। दैट्स हाउ मच वी प्रोक्रेस्टिनेट। जब सुबह आँख खुलती है पहली बार तो हम लोग ये सोचते हैं कि अभी 2 घंटे और बाकी हैं। वहाँ बहुत से लोगों का ये प्रिंसिपल है, पहली बार आँख खुले बेड से निकल जाओ। हाउ फास्ट डू यू गेट रेडी? बहुत से लोग ऐसे हैं जो संडे को भी ऑफिस के कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं सुबह सुबह। द माइंडसेट इज कुछ करना है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, रात के 4 बजे चाय के होटल भरे हुए होते हैं, वहाँ सुबह के 4 बजे कॉफ़ी प्लेस भरा हुआ होता है, वो भी ड्राइव थ्रू में, एक कॉफ़ी लेके काम पे निकलना है। बड़ा फ़र्क है। तो आपकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन होती है, तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते होते हैं आप? मेरी इंस्पिरेशन मेरे डैड हैं। मेरी इंस्पिरेशन मेरी सराउंडिंग में हर वो आदमी है जो मेहनत करता है। मेरी इंस्पिरेशन जब मैं यहाँ खाना खाने जाता हूँ तो वो वेटर है जो जान मार के आपको सर्व कर रहा होता है, जो बेस्ट कस्टमर सर्विस दे रहा होता है। वो मैकेनिक है जो बाहर काम कर रहा है। बहुत से लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पाकिस्तान में। मेरी इंस्पिरेशन वो सारे लोग हैं, क्योंकि ये लोग आपको सिखाते हैं कि अल्लाह ने आपको वो सब कुछ दिया है जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे। अगर मैं अफ्रीका के किसी जंगल में पैदा हुआ होता तो मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नारियल तोड़ के लाता, आई वुडंट बी वेयर आई एम एट टुडे। तो बहुत बार मेहनत करने का दिल उसलिए भी करता है कि आपको एक जगह दे दी है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। उनका क्या कसूर है जो यहाँ पे मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुझसे पीछे हैं? कोई कसूर नहीं है। बस वो पौधा धूप में नहीं रखा गया अभी तक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि इन दिनों आपको देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन है, वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट्स द एंटायर पर्पस? क्योंकि आपकी नीश ही डिफरेंट है। आप तो एक बिजनेसमैन, बिजनेस की बातें कर रहे हो, वहाँ पे आके सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो व्हाट्स द, ये कोई आपकी हॉबी, हैबिट, या फिर वेंट आउट करते हैं जो अंदर की चीज़ें होती हैं? क्या है ये चीज़ें चल रही हैं? असल में जब आप अपनी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक के एल्गोरिदम्स देखते हैं ना, तो यहाँ पे टिपिकली अनप्रोडक्टिव डांस, नाच गाना, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। मैंने ये मकसद चूज़ किया है कि अच्छी बातें करने वाला भी कोई होना चाहिए। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए आप भी कर सकते हो। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप ऐसे देखो ये तो मेरे जैसा ही है। ये तो कोई प्रिविलेज्ड आदमी नहीं है, ये तो बड़े घर में पैदा नहीं हुआ। और वो मेरे अल्फाज जो है ना, वो शायद बहुत से लोग ज़्यादा सीरियसली लें, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों आशमानी बैठे हैं जिनकी एस्पिरेशंस हैं, जिन्होंने बाहर का अप्लाई किया हुआ है, जिनके अंदर वो गुस्सा और वो अग्रेशन है। तो अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुम सही रास्ते पे हो और रिपीट करता जाऊं, मार्केटिंग में 7 बार रिपीट करते हो मैसेज तो बर्गर बिकता है ना, और मैं रिपीट करता जाऊं वो बात, मेरा ख्याल है कुछ अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, एक बात पुरानी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने कहा था कि लगे रहो, काम निकल लो, अगर है ना बर्निंग डिजायर, लेकिन एक जिंदगी में स्किल होता है रीअसेस करना कि यार कहाँ तक किस चीज़ को कितनी कैपेसिटी में करना है। नहीं हो रहा, कुछ और चीज़ ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा गिव अप कर दो। तो ये वाली आर्ट विद टाइम ही आती है, एज के साथ आती है। तो इसके ऊपर अगर ये कोई बंदा जल्दी अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप करना चाहता है, तो किस तरह से डेवलप कर सकता है? पहले तो एक शेर कह देते हैं, मंजिल की आस टूट भी जाए तो गम न कर, जारी रहे सफ़र ये सफ़र का उसूल है। मेरा ख्याल है मैं ये नहीं कहता कि सेम डायरेक्शन में चलते रहो डिस्पाइट ऑफ सक्सेस, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। यू कैन नॉट डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। आप एक ही काम कर करके नतीजा डिफरेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर पहली बार आपने कोई मिस्टेक की है तो उसको ट्वीक करना आपकी जॉब है, एनालाइज करना आपकी जॉब है। दीवार पे सर मारते रहो, वो भी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है ट्वीकिंग, एनालाइजिंग, माइनर रवि स्ट्रैटेजी चेंज करना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एवरीवन हैज़ टू डू दैट, रीअसेस, रिकन्फिगर। आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है माशरे को, कि खुद एक, क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर जो अगर आप उठा के देख लें यूट्यूब, वो लोग हैं ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो उनकी बात पे लोग कहते हैं यार भाई तूने क्या किया कि हमें आके बताया कि सुबह उठो। आप वो शख्स हैं जो सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ किया है वहाँ पे जाके। लेकिन एट द सेम टाइम लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, यार देखो दोबारा आगे बोलने के लिए। तो ये आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? तो आप कर भी उनके लिए रहे हैं और लोग आपको भी और क्या कहते हैं, तंकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर आप ज्वेलर हो ना, तो आप
पहचान कर लोगे हीरे की, लेकिन अगर आप ज्वेलर नहीं हो तो मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूँ, आप पहचान नहीं कर पाओगे। और हर इंसान का मोमेंट ऑफ ट्रिगर होता है। वही बच्चा जो आज मजाक बना रहा है इस बात का, उसका मोमेंट ऑफ ट्रिगर आएगा, मैच्योरिटी पॉइंट आता है। तो मेरा ख्याल है हम इस उम्मीद से ही करते रहें कि एक भी अगर लड़का सुधर गया, एक भी अगर लड़के ने बात सुन ली, आई थिंक जीत है ना, जीत ही जीत है। थोड़े अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि अमेरिका में तो बिजनेस है, तो इन करीब अनकरीब पाकिस्तान में एक्सपेंड करने का इरादा है, किसी मिडिल ईस्ट इमर्जिंग मार्केट के अंदर, या फिर अमेरिका ही तक रहने का इरादा है? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, डायरेक्शंस भी हैं, कुछ नॉन डिस्क्लोजर्स भी हैं। मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में हमेशा व्हाट नेक्स्ट की स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए, और इसी स्ट्रेटजी पे मैं चल रहा हूँ। पाकिस्तान से मेरा प्लान है अच्छा मैसेज देना, अच्छी बात करना, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना। मेरा इंटेंशन है कि मैं पाकिस्तान में एक हब क्रिएट करूं जिसमें मैं हायर कर सकूं लोगों को। ये भी मेरे वन ऑफ द ड्रीम्स में से है। हर स्टेज पे आप एक ड्रीम देखते हैं। बचपन का ड्रीम था अब्बा के पास गाड़ी हो और वो सूट में उतरें। अब मेरा ये ड्रीम है कि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं बहुत सारे लोगों को हायर कर सकूं। और अल्टीमेटली वो आपके लिए काम कर रहे होंगे, जो आपका रियल स्टेट का बिजनेस है वहाँ पाकिस्तान में बैठते हुए करके। बिल्कुल, मेरा सेल फ़ोन और रियल एस्टेट का बिज़नेस है। हम लोग सोशल मीडिया विंग्स पे भी बहुत डीपली काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आशमानी ग्रुप का पार्ट बनाएंगे उन्हें। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? इकोनॉमिक टर्मोइल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो लोग जिनके पास इस्तात है, पैसे हैं, बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, शायद अच्छी उनके लिए अच्छा है। जो लोग नहीं जा सकते, पोटेंशियल भी है, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा उनको। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान के फ्यूचर क्या है आपके नज़दीक? मैं अपने लोगों को सबसे पहले एक बात बताऊंगा जो कि फ्यूचर से ही रिलेटेड है, कि दुनिया में आज तक 100 बिलियन लोग आ चुके हैं। अगर आप ह्यूमन जेनेटिक्स की कॉम्बिनेशन देखें ना, तो 100 बिलियन के भी लाखों हज़ारों गुना पैदा हो सकते थे। तो जो 100 बिलियन आ गए हैं, जो सूरज की रोशनी देखते हैं, जो सुबह देखते हैं, जो रात देखते हैं, उनका जीना ही, उनका ज़िंदा होना ही बहुत लकी और बहुत लो चांसेस थे जिसके होने के। तो पहले तो अच्छी खबर ये है कि आप पैदा हो गए हो और आप ज़िंदगी जी रहे हो। योर माइंड सेट शुड बी, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पैदा हो गया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है। जो माइंड सेट है ना डिप्रेशन और मायूसी का, उसी माइंडसेट से ये होता है कि मैं बाहर नहीं जा सका, या मैं ये नहीं कर सका, या मैं वो नहीं कर सका। द फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट इफ यू फील दैट यूर लकी। लक प्रोबेबिलिटी का नाम है। लक का जो फिनोमेनन है, मजहबी तौर पे हमारा यकीन है किस्मत पे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी का भी गेम है। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बोलती है कि इतने % चांस है कि तुम ये कर जाओगे। तो मेरी सिंपल फिलॉसफी है, जो कि रगड़ा जा चुका है, मैसेज रिपीट। मैं कहता हूँ काम करते रहोगे तो इतने % प्रोबेबिलिटी है कि तुम ये कर जाओगे। अब चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जापान हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो और यूएस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाए। आप सिर्फ उनको देखते हैं जो कर पाए हैं। कैसी मायूसी। काम यहाँ करो, यहाँ बनाओ अपना न्यूयॉर्क, मुंबई में बनाओ अपना न्यूयॉर्क। साथ में ना लोग, हमारे यूथ का एक बड़ा मसला है डिप्रेशन, नाउमीदी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज देंगे कि भाई उम्मीद कैसे रखें? लेकिन बात देखा जाए ठीक भी है उनकी, भाई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या ठीक करूँगा? नहीं है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। अपने आप को बेचारा फील करने वाला बेचारा ही बन के रह जाता है। तो होप भी तो सर हो ना सामने, रियलिटी भी तो एक चीज़ होती है ना। मैं ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैंने कारोबार करना है, कोई मैंने जाके कोई कल जाके एग्रो फर्टिलाइज़र को मैंने बीट करना है, कैसे मैं कर पाऊँगा? है ही नहीं ना, रिसोर्सेज है, लेकिन मैंने करना है भाई क्या कहते हैं, नाउमीदी होगी ना मुझे। मैंने जाके कोई कल जाके वसीम बदामी की जगह जाके मैंने रिप्लेस करना है रमज़ान ट्रांसमिशन, क्या होगा? मैं अब पॉसिबिलिटी नहीं है, रास्ता नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है एफर्ट करूँगा। इतने बड़े-बड़े ख्वाब देखना भाई कि यार नाउ कुछ हो तो सही ना पेपर में, अच्छा ये रास्ता ये है, हो जाएगा। कुछ है ही नहीं तो बंदा क्या करे? इसके दो जवाब हैं। पहले तो इंसान अपने सर से प्रेशर कम करने के लिए ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आम आदमी रहूँगा, मेरी नॉर्मल शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। जब आपने ये अपने जहन में वर्स्ट केस सिनेरियो डाल लिया ना, तो फिर अब चांस लेना, रिस्क लेना और अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हाशमानी एक आम आदमी रहता, एक कमरे के बेडरूम में रहता, नॉर्मल शादी करता, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता, उसके बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते, उसके बच्चों के पास गाड़ी नहीं होती। ये नॉर्मल लाइफ है। दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? इसी पॉइंट पे मैं रोकता हूँ। अगर नॉर्मल रहता, जो एग्रेशन था ना अपने अंदर ना, पाइल अप होता, वो ज़हनी कैफियत चेंज हो जाती इंसान की। तो उस पॉइंट के ऊपर आप किस तरह से अब करेंगे? इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट अपने आप को ही देता हूँ मैं, कि फ़र्ज़ करो कि आज से 100 साल बाद हम सब चले गए, हम में से कोई नहीं होगा, साइकिल ऑफ लाइफ। 100 साल बाद क्या आप एक ऐसे बंदे के नाम से जाना जाते हो जो एवरेज रहा, या जो डिप्रेशन में रहा और जो मायूस रहा, या आप एक ऐसे बंदे के नाम से जाने जाते हो जिसने कोशिश की? कोशिश करने वाले की इज्जत होगी 100 साल बाद, उसका शायद पुतला लग जाए। डिप्रेशन में रहने वाला, कंप्लेन करने वाला, सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाला, मायूस रहने वाला, नो वंस गोना रिमेंबर दैट पर्सन। आप याद नहीं रखेंगे। मैं यहाँ से जाऊँगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, आप मेरा नाम भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं सामने आता रहा और मेरी कामयाबी आपके सामने आती रही, तो आप मुझे याद रखेंगे। दैट्स हाउ यू मेक पीपल रिमेंबर यू। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मायूसी, आप उससे याद, मायूसी तो कुफर है ना, तो लोग आपको याद नहीं रखते उससे। लोग याद नहीं रखते, तो अगली जो जनरेशन आ रही है ना, उनकी भी जो जीन्स है ना, जेनेटिक्स हैं, उनमें वो मायूसी का खून दौड़ रहा होगा। तो आप तो अपने आने वाले बच्चे के बच्चे को भी आप सफ़र करा रहे हैं मायूस रह के। राइट, हमेशा आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और उसका पॉइंट आपने अच्छा बताया कि मैक्सिमम क्या हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, लेकिन लोग तो ये तो देखेंगे ना, हाशमानी ने या सोहेब ने एफर्ट डाली थी भाई। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। तो जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स है उस पे काम करो, जो नहीं है आप छोड़ दो उस पे, बस छोड़, अल्लाह है ना ऊपर, बेस्ट प्लानर। अच्छा, साथ में जो टॉपिक चेंज करते होते हैं, अब आपका बड़े ही एक पैरेलल वर्ल्ड, यूएस हम एडमायर करते हैं, अमेरिका जाना, पाकिस्तान नलियारी, नॉर्थ नाज़िमाबाद इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट? तो आपने एजुकेशन यहाँ भी हासिल की है, यहाँ पे एनईडी के अंदर, वहाँ पे भी जाके आपने टेक्सास से जाके इंजीनियरिंग की है। तो क्या डिफरेंस देखा है दोनों के स्टूडेंट्स के अंदर? क्या माइंडसेट होता है, क्योंकि यहाँ और वहाँ के? अ, वहाँ पढ़ाई रिलेटिवली ईज़ियर है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है। हमारे दिमाग ऑर्गेनाइज नहीं है टिपिकली, हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो अगर हमें, जैसे आप अगर कोई मील भी खा रहे होते हैं ना, खाना खा रहे होते हैं, तो आप मीठा अलग प्लेट में रखते हैं और मेन कोर्स अलग प्लेट में रखते हैं, और पीने की चाय अलग उसमें होती है, ग्लास में पानी अलग होता है। सबको अगर मिक्स करके आप दे देना बच्चे को, तो वो एनालाइज नहीं कर पाएगा फ्लेवर्स, और वो फॉगी हो जाएगा मेंटली। तो वहाँ पढ़ाई का सिस्टम इसलिए कामयाब है कि वो आपको फॉगी नहीं करते, वो स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज है। और वहाँ भी यही फिनोमिनन है कि जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहा है ना, वो तो एक आम आदमी है, वो टीचिंग की जॉब कर रहा है। लेकिन किताब जिसने लिखी है ना, उसको फॉलो करो। किताब लिखने वाला, उसने क्रिएट की हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। तो क्लास में कम पढ़ो और किताब से ज़्यादा पढ़ो, ये फिनोमिनन है। और साथ में अमेरिका के अंदर काफ़ी लोग जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी इंस्टीट्यूट वहाँ पे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप बताएं, जैसे अपने एक्सपीरियंस से, इमिग्रेंट्स जाते हैं या बाकी नेशनल्स जाते हैं, हाउ अमेरिका ओपन फॉर देम? मीडिया में तो बड़ा अच्छा लगता है, बीबीसी, CNN खोल लो भाई, अमेरिका से बेहतर जगह है ही कोई नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है वहाँ पे? दरवाजे खुले हैं। अमेरिका में काम करने वाले की इज़्ज़त है, पढ़ने वाले की इज़्ज़त है। कोई आपका नाम नहीं देखता, कोई रेसिज्म नहीं है, कोई मसला नहीं है। अमेरिका एक ऐसी जगह है जो सबको वेलकम करती है, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर विलिंग टू वर्क। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, उनको भी वीज़ा मिले हैं। इसका मैं एक और पर्सपेक्टिव दूंगा, जो कि उसके लिए है जो प्रिविलेज है, अमेरिका में रहता है या पाकिस्तान में रहता है। देखिए, कन्वेंशनल एजुकेशन जो है ना, वो अब एक इंस्लेव्ड एजुकेशन है। इट्स बीइंग ऑपरेटेड बाय कॉरपोरेशंस एंड पीपल हु वांट यू टू बी देयर पपेट। तो कन्वेंशनल एजुकेशन में रहते हुए अनकन्वेंशनल कैसे रहना है,
ये भी एक वेरिएबल आ गया है इक्वेशन में, जो कि पहले के लोगों के लिए नहीं था। पहले ये होता था कि जब आप ग्रेजुएट करते थे ना, तो जाके आपको जॉब मिलती थी, आप कमाना शुरू कर देते थे। अब जब आप ग्रेजुएट करते हैं, स्पेशली अमेरिका जैसी कंट्री में, तो आपकी एक स्टूडेंट लोन डेप्ट होती है। आप वो पाइल अप करके फिर आप जाते हैं जॉब करने। अब जब आप जॉब करने जाते हैं तो अगले 10-20 साल आप वो पे ऑफ करते रहते हैं, और आप कभी नहीं पहुंचते जी वैगन, लैम्बोर्गिनी और बड़े घर में। तो आपकी लाइफ मीडियोकर रहती है, क्योंकि आप एक स्लेव हैं। स्लेव ना रहने के लिए अनकन्वेंशनल खेलना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं ना, जो जैसा सिखाया जाए वैसे करें ना, मैं उनको कहता हूँ थोड़ी मंकी स्ट्रेटेजी है। बंदर के सामने आप हाथ ऊपर करें तो वो भी अपना हाथ ऊपर करेगा, आप केला खाएं तो वो भी केला खाएगा। बंदर नहीं बनना है, कॉपी नहीं करना है, कुछ सोचना है खुद से, क्रिटिकल वो थिंकिंग। डिफरेंट करना क्या है? आप जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ को लिखो और उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। इंटरनेट के ज़माने में आपको कुछ भी करने में डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले ज़माने में कंस्ट्रेंट्स थे आपकी लाइफ में, आपको कुछ क्रिएट करना है, आप क्रिएट नहीं कर पाते थे। अब तो इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लक्स है, इन्फॉर्मेशन तो बाहर इतनी पड़ी है, लेकिन अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या पिक करना ये है भी उसमें स्किल हो से। चुका है, एक राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पिक करना, फिर एनालाइज करना और इम्प्लीमेंट करना। पहले इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अब तो गूगल है, आपके सब कुछ आपके पास है। लेकिन क्या एग्जैक्टली करना है, बात तो ये है ना। कभी कभी चीज़ों को सिंपल स्टूपिड रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, खुद को चांस दो। देखें, हम लोग है ना, हमेशा वन डायमेंशनल सोचते हैं इन अ वे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यही कर सकता हूँ। अमेरिका में बहुत सी लड़के जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन जॉब कॉफ़ी शॉप पे कर रहे हैं, सेलफोन शॉप पे कर रहे हैं। अब वो तो रोज़ घुटता है मरता है, सेलफोन शॉप पे और कॉफ़ी शॉप पे जॉब करते हुए रोज़ घुटन होती है उसको, क्योंकि उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन अ लॉन्ग रन, वो एक टेम्पररी पाथवे चूज करते हैं। तो इसीलिए फर्ज करो कि आपको ये करना पसंद है, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है, तो वो करो, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ भी कैरी ऑन करो ना। वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात मेरी यहीं पे आ जाती है कि इट्स अ फैंटेसी। अगर आपने कुछ बनना है तो वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, ज़रूर आप रिक्रूटमेंट भी करते होंगे। तो एक क्या स्किल देखते होते हैं कि रिक्रूटमेंट करते हुए किसी कैंडिडेट के अंदर, ताकि ये सवाल सुन के जो हमारे यूथ है वो अपने अंदर डेवलप कर सके। पढ़ाई तो हर कोई कर लेगा, जीपीए मेरा भी अच्छा है, उसका भी अच्छा है, प्रोजेक्ट मैंने भी किया, उसने भी किया, लेकिन एक कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो अलग करती है, डिफरेंशिएट करती होती है, वो क्या है? कुछ भी करने के लिए तैयार रहो। जब हम पूछते हैं हमारे लिए काम करोगे, तो हमें जवाब ये सुनना होता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एनीथिंग दैट्स नीडेड फॉर द कंपनी। माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहले मैं सामने वाले को इतना डिपेंडेंट कर दूंगा अपने आप पे कि मेरे बगैर काम नहीं चल सके, और फिर आप डिमांड करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह काम करना है, मुझे उस तरह काम करना है। पहले तो मुझे डिपेंडेंट बनाओ ना अपने आप का। अभी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ आपका कि आप डिमांड करो। डिमांड्स हैव टू कम आफ्टर शोइंग द स्किल। पहले हुनर दिखाओ, फिर काम मांगो। सर, बड़े मज़े की गुफ्तगू आपके साथ रही माशाल्लाह से। जो आपने चीज़ें बताई हैं स्पेशली ऑन द माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। विनर माइंडसेट रखना है आपने, कुछ करना है, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए आपके अंदर और हार नहीं मारना। सबसे जो मज़े की बात मुझे लगी ना कि एफ़र्ट करो, मिले ना मिले अल्लाह की ज़ात है, ताकि बाद में सुहेब हशमानी चले जाए, कम से कम एफ़र्ट तो की थी इस चीज़ के लिए। तो यूथ को इसकी ज़रूरत है भाई, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। आप जाके एक सच्चे दिल से एफ़र्ट तो करके देखें। करते क्या हैं, 6 महीने 7 में नहीं नहीं हो रहा। भाई टाइम तो दो कम से कम खुद को, 2-3 साल, उसके बाद जाके कहना नहीं हो रहा। तो खुद से सिंसियर भी बंदा जब हो जाए ना, फिर मैं कहता हूँ बंदा अलग लीग में चले जाता है। उस टाइम के उसके ऊपर बंदे को एंड आउटकम पे नहीं डिपेंडेंट होता, प्रोसेस उसको अच्छा लग रहा होता है। द पैथ टूवर्ड सक्सेस बिकम्स द वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। कामयाबी का रास्ता जिंदगी गुजारने का तरीका बन जाएगा। चलें सर, बिल्कुल बात हुई ख़त्म करते सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।